टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं द मॉर्निंग स्टार में ऑन टीवी वन। आज की बहुत ही खुशगवार सुबह रही है। आज मैं जब आ रहा था काम पे, मैं देख रहा था एक दफ़ा फिर लोग क्रिकेट के जोश और जज्बे में मगन होने लगे हैं। PSL स्टार्ट होने वाला है एंड यू नो द क्रेज इज़ ऑन वंस अगेन। एक और बड़ी मज़े की चीज़ आपको बताता हूँ, मैं रोज़ाना अपने दिन का स्टार्ट करता हूँ ब्लैक कॉफ़ी से, क्योंकि मुझे लगता है वो एक आपको किक देती है, एक जंप देती है और आप एकदम से जाग जाते हैं और आप बड़ा अच्छा फ्रेश महसूस करने लगते हैं। लेकिन आज मैंने शेफ़ मुनीज़ा आज आ रही थी, मुझे मेकअप रूम में मिली। मैंने कहा शेफ़ मुनीज़ा आज आपने मेरे लिए बनानी है बहुत अच्छी सी चाय और उसमें आपने डालना है गुड़। जी हाँ, मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था मोइज़ गुड़ के फ़वाइद। मोइज़ गुड़ एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। वैसे भी मेरे ख्याल से जब आप चाय में चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करते हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको बताता हूँ, आप देख रहे होंगे मेरे सामने मोइज़ गुड़ के बहुत सारे पैक्स ये रखे हुए हैं और मैंने सारे पैक्स में से ना एक निकाल लिया था। जस्ट लुक एट द पैकेजिंग, द पैकेजिंग इज़ रियली नाइस। SOPs का पूरा ख्याल रखा गया है। इट्स SOPs का इसमें भी पैकेजिंग के दौरान भी, ताकि आप इसको एज अ स्नैक भी खा सकते हैं। एंड गुड़ के बे इंतहा फ्लेवर्स भी हैं। इसमें है जिंजर गुड़, देन वी हैव कोकोनट फ्लेवर्ड गुड़ एंड सौंफ है, ऑरेंज पील है, उसके साथ साथ और कौन सा है, और फिर एक बिल्कुल खालिस गुड़ भी है। मैं तो खालिस गुड़ खा रहा हूँ। आई थिंक इट्स रियली नाइस। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो गुड़ है वो आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट करता है, उसके साथ साथ आपका डाइजेशन में हेल्प करता है, आपको सारा दिन एनर्जी रहेगी। कभी कभी इस तरह होता है, क्योंकि देखें हम लोग पूरा दिन बेइंतहा काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, एकदम से एनर्जी डाउन हो जाती है, हमें समझ नहीं आता क्या करें, हम फजूल में पेस्ट्रियाँ या कुछ मीठी चीज़ें खाने लगते हैं। आई थिंक गुड़ एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो कि ऑर्गेनिक है, खालिस गन्ने से बनी है। और दूसरी चीज़ ये कि इट्स गोना गिव यू एन इमीडिएट एनर्जी बूस्ट, ज़्यादा ये फैटनिंग भी नहीं होता। तो एक आई थिंक हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा है। इट्स अ रियली आई थिंक इफेक्टिव थिंग टू यूज़ फॉर डाइजेशन ऑल्सो। इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, आपकी तबीयत सेहत बड़ी अच्छी रहेगी। और जो पैकेजिंग है ना, मैं आपको बताऊँ इतनी सही मिकदार है, क्योंकि जब हम पुराने ज़माने में गुड़ खाते थे तो वो थोड़ा सा इम्प्रॉपर सा एक स्टोन शेप्ड होता था और फिर वो सेब की तरह खाते मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा खा जाते थे। तो ये पैकेजिंग के हिसाब से मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त पैकेजिंग की गई है मोइज़ गुड़ ने एंड आई थिंक इट्स रियली नाइस। नाउ आई एम गोना हेड टू द किचन। थोड़ी देर के बाद अपनी चाय के अंदर मैं आपको ये गुड़ डाल के दिखाऊंगा। इट्स टाइम फॉर वेरी शॉर्ट ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन, कहीं मत जाएगा। यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मैं हूं असफर रहमान और टीवी वन का ये ज़बरदस्त मॉर्निंग शो आपकी लाइकिंग की वजह से दिन ब दिन पॉपुलर होता चला जा रहा है, क्योंकि हम हमेशा मद्देनज़र रखते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं और आप क्या देखना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद है हकीम आगा साहब, जो कि आज वो सारी बातें आपसे करेंगे जो कि आप हमें ईमेल करते रहे हैं। आजकल हम सबको, जिस तरह मैं रोज़ाना शो में बता रहा हूँ कि कोरोना वायरस अभी तक हम में एग्जिस्ट करता है, द कोविड-19 जिसको कहते हैं एग्जिस्ट करता है, और बहुत सारे लोग हैं जो लापरवाही की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मिथ्स में जी रहे हैं। इसकी धूनी ले लो, इसकी भाप ले लो, उसकी स्टीम ले लो, बाथरूम में ये जला के वहाँ बंद हो जाओ और अजीब सी बातें करते। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आगा साहब, अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि एप्पल साइडर विनेगर के आप हमें अच्छे फ़वाइद बताएंगे। एक बहुत बड़ा मिथ है कि एप्पल साइडर विनेगर की अगर भाप लें तो उससे कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा और कभी नहीं होगा, क्या ये सच है? हाँ, ख्याली बातें करने में अच्छी बात है, लेकिन बात ये स्टीम का बुनियादी मकसद ये होता है कि हमारे नाक के
तमाम साइनोसाइटिस के इलाज में जहाँ पर बलगम बहुत ज़्यादा किसी वजह से जम गया है, उससे स्टीम कमज़ोर करके, ढीला करके निकालने के काबिल कर देती है, ताकि हमारी जो फिल्टर्स हैं वो साफ़ हो सके आइंदा के लिए। अच्छा, हम लोग असल में एक मरतबा फिल्टर साफ़ होने की तैयारी को पूरा नहीं होने देते, गोलियां खा खा कर उसको रोकते हैं, अब वो जम जाता है तो बहुत मुश्किल होती है। कोविड के बारे में अगर आपकी इजाज़त तो एक बात कहूँ प्लीज़। कोविड का टेस्ट कैसे करते हैं CRP? वो थ्रू नेजल स्वैब और थ्रोट का थ्रोट। हाँ, देखिए, नेजल स्वैब से इसलिए करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जगह से लेकर इस जगह तक एक बेहतरीन फ़िल्टर बनाया है। ओके। उसके बाद इस जगह से लेकर के इस जगह तक बहुत ही हैवी किस्म का, बहुत फाइन किस्म का फ़िल्टर मौजूद है। ओके। इतना फाइन फिल्टर है कि अगर 1 इंच में 60,000 वो वायरस आ सकते हैं तो वो 60,000 वायरस को भी क्लीन नहीं रोक लेगा और बॉडी में नहीं जाने देगा। तो आगे साहब मास्क क्यों पहन रहे हैं? मैं ऐसा करता हूँ, जब यहाँ पर अगर कोई चीज़ रुक जाए तो इसका मतलब वो फेफड़े में नहीं जाएगी, यहाँ पर स्टे करेगी और यहीं से टेस्ट करके आपकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, मास्क हम क्यों पहनते हैं और मास्क के बारे में बड़े मिथ्स आ रहे हैं कि मास्क पहनने से पता नहीं बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है और आप मर सकते हैं। ये तो सारे मिथ्स हैं जो लोग बातें करते हैं और पता नहीं, खुदा रहा मैं आपको फिर कहता चलूँ कि ये जो इंस्टाग्राम पे, इंटरनेट पे जो ऑल फॉल वीडियोस खुद ही कोई बना देता है और उसमें 90% क्या होता है कि सिर्फ आवाज़ आ रही होती है और कोई मरता हुआ पेशेंट होता है और अल्लाह माफ़ करे और वो एक कह रहे थे कि इसने ये किया था और यूं किया था, देखें इसकी वजह से ये हो गया। आगे साहब मास्क बताएं, मास्क लगाने से क्या हो सकता है? मास्क आम पब्लिक ने पब्लिक में पहने हुए कब देखा? आम तौर पर आपके इल्म में है? यकीनन जब ये कोरोना आ गया उसके बाद लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया। इससे पहले मास्क कौन पहनता था? डकैत। मैं सब में कहने वाला था डॉक्टर, सर्जन। अगर फर्ज करें कि इसके अंदर सांस न लेने की खूबी होती और मास्क लगाने से मर जाते तो इसका मतलब इससे पहले जितने भी सर्जन थे सबको मर जाना चाहिए था। ऑपरेशन थिएटर में मर जाना चाहिए था। मतलब इस मिथ का जवाब ये है कि अगर मास्क लगाने से कोई शख्स मर सकता है तो सबसे पहले सर्जन को मर जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, जो मास्क हमारे यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि एक ये पेंडेमिक थी और बहुत तेज़ी के साथ प्रोडक्शन भी आई, बहुत सारी चीज़ें नई नई मार्केट में इंट्रोड्यूस की गई, तो उसमें जो मास्क बनाया गया उसमें जो पहली चीज़ मुमकिन थी वो ये थी कि उसमें से हवा निकल सके। आप मास्क जब लगा रहे हैं ऑफ कोर्स डेफिनेटली आप ब्रीथ कर सके। अच्छा, लेकिन उसके बाद उसमें फिल्टर में ऐसा फिल्टर होना चाहिए कि जो बाहर से आने वाली चीज़ें हैं वो रुक भी सकें। ठीक है। तो इस बुनियाद पर ये तमाम चीज़ें बनी हैं और ये वाली बात जो लोग कहते हैं कि मास्क लगाने से ऑक्सीजन कम होती है या लोग मर जाते हैं, खुदा के लिए उन सर्जन्स को पहले मार दीजिए जो इतने अरसे से मास्क लगा के सर्जरी कर रहे थे। ये बहुत आगा साहब के दिल से बात आई है। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। रावलपिंडी से कॉल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? मैं अदीबा बोल रही हूँ रावलपिंडी से। सॉरी, कौन बात कर रही है? निदा। अदीबा रावलपिंडी से। कैसी हैं आप निदा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। निदा, हमारे साथ आगा साहब मौजूद हैं, कुछ पूछना चाहेंगी आप? जी मैं इनसे जरूर पूछना चाहूँगी और पहले आपको वेलकम करेंगे हम TV1 से। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी मैं पूछना चाह रही हूँ दिमागा से कि मैं बीमार हुई थी ना, तो मेरा जो चेहरा है ना बहुत कमज़ोर हो गया। मेरी 2-3 महीने बाद शादी है तो मैं रिकवर नहीं कर पा रही। बुखार हुआ था मुझे 3-4 बार, तो उसकी वजह से मेरा चेहरा ना बहुत कमज़ोर हो गया। तो मुझे कुछ बताएं हेल्थ के वाले से, मैं जो फेस है ना वो हेल्दी हो जाए, मतलब बाकी हेल्थ भी ठीक हो जाए, फेस बहुत कमज़ोर हो गया, वो ठीक ही नहीं हो रहा, वो बहुत वीक हो गया। और निदा, आप कह रही हैं आपने वेट पुट ऑन कर लिया ज़्यादा? नहीं, कुछ और नहीं कर लिया, मैं वीक हो गई हूँ, मेरा चेहरा बहुत कमजोर हो गया, चेहरा कमजोर हो गया। ओके, चलिए आप ऑन एयर लीजिए और ये आगा साहब बताएंगे। आगा साहब, उनको बुखार हुआ था, बीमार हो गई थी, मैदा बहुत कमज़ोर हो गया,
जिससे बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया है और चेहरा भी वो कह रही है मुरझा सा गया है? देखिए, गाड़ी में से पेट्रोल टैंक निकाल दीजिए तो क्या होगा। आप तो मुझे किसी मैकेनिक की दुकान पे छोड़ा है, अब वो बेचारी पूछ रही है आगा साहब आप कहाँ लेके जा रहे हैं? आप यकीन कीजिए कि मैकेनिज्म को कोई शख्स समझ लेना गाड़ी की, हाँ, तो इंसान आधा समझ आ जाता है। अच्छा, आपको लगता है कार मैकेनिज्म और ह्यूमन एनाटॉमी सिमिलर है? कार मैकेनिज्म बना ही एनाटॉमी से, ओके। अच्छा, मैदा जो कुछ हम खाएंगे उसका केमिकल एक्शन रिएक्शन होकर हमारी बॉडी का हिस्सा बनेगा। बिल्कुल। अगर मैदा कमज़ोर हो गया है, इसका मतलब मैदे में जो बनने वाले एंजाइम हैं वो कम हो गए हैं। आप बहुत ज़्यादा खुराक नहीं खा सकते, तो उन एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उनकी मकदार को ज़्यादा करने के लिए दवाएं खानी चाहिए ताकि आपका मैदा बेहतर तौर पे काम करे। जब मैदा काम करेगा तो आपके जिस्म को वो एनर्जी और तमाम चीज़ें मिलेंगी जो आपकी ज़रूरत है। तो निदा को क्या करना चाहिए? उसूली तौर पर इन्हें एक दो चीज़ों का ख्याल शानदार, नंबर 1 अदरक, नंबर 2 पुदीना। ठीक है, और किस वक्त? खाने से पहले, खाने के बाद? मैं क्योंकि पूरी कंडीशन नहीं जानता उनकी, इसलिए मैं बहुत मुख्तार बात कर रहा हूँ। अदरक और पुदीना, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 15 से 20 पत्ते पुदीने के पानी में पकाकर छान कर वो पानी दिन में 3 टाइम पी लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता मैदा बेहतर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए कि एक वक्त में एक खाना, एक सालन रोटी या सालन चावल, ये नहीं कि ये भी खाना ये भी खाना ये भी खाना, ये बिल्कुल नहीं। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं खाने के मामले में। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, कहीं मत जाएगा, हम आपका यहाँ इंतज़ार करें। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और मुझे पूरा शक है कि आप 2 पराठे खा कर आई हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खा के आई, लेकिन इन्होंने यहाँ से पराठों में से चोरी करके खा रहे हैं। चोरी नहीं, के बहुत मजे के पराठे हैं। शेफ मुनीसा, पराठे आपने बहुत जल्दी बना लिए। मैंने, क्योंकि पिछले सेगमेंट में जब आप लोग बातें कर रहे थे तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए गरम गरम पराठे बना रही थी। और जो है मैंने जल्दी से अंडा पराठा आज का हमारे मेन्यू में क्या है? बिल्कुल, आज है खागीना। खागीना नहीं, मैंने सुना था स्क्रैम्बल्ड एग्स है। स्क्रैम्बल्ड एग को हम खागीना भी कहते हैं। नहीं, और मैं तो खागीना कहूंगी, स्क्रैम्बल्ड एग नहीं कहेंगे। वो खागीना तो लग रहा है किसी को गुस्से में कह रहे हैं इस खागीना को निकाल यहाँ से। हाँ लेकिन देखिए, हमारी उर्दू इतनी खूबसूरत है और उसके जो अल्फाज हैं हम क्यों ना उसको बोलें, हम अंग्रेजी जबान को क्यों प्रमोट करें? स्क्रैम्बल्ड एग्स, नो इट्स खागीना। अच्छा, मैंने भी इंग्लिश बोल दी। अच्छा, तो आज हम खागीना यानी स्क्रैम्बल्ड एग्स बना रहे हैं, राइट? बिल्कुल। पराठा हमारे साथ तैयार है। चाय आप मंगवा लें, ठीक है? मंगवा क्या ले, आप बनाएंगी नहीं चाय मेरे लिए? शेफ मुनीसा, आप दिन ब दिन मैंने देखा है, आप मुझे मेरे साथ सोतेलेपन की इंतहा पे जा चुकी हैं। ठीक है, मैं पराठे खा रहा हूँ, आपको उससे प्रॉब्लम है। मैं थोड़ी देर पहले वहाँ रूह अफ़ज़ा पी रहा था, आपको उससे प्रॉब्लम है। मैंने रोज आपको बना के दिया था पीने के लिए। और सबसे जो आपकी जो सबसे चीज मुझे बुरी लगती है, आप मुझे मोबाइल का पासवर्ड नहीं दे रही है। वो मैं आपको कभी भी नहीं देने वाली। पहले आप मुझे अपने फोन का पासवर्ड दिया, वो कोई ऐसा पासवर्ड मेरे फोन का पासवर्ड है ही नहीं है, तो फिर आप, मैं बिलीव ही नहीं करता पासवर्ड में। तो फिर आप फेसबुक का दे दें मुझे पासवर्ड। फेसबुक तो मैं यूज ही नहीं करता। वेरी गुड, देखा, सारे जवाब है इनमें, सारे जवाब। मैं किस चीज का पासवर्ड लूँ, आप लोग कॉल करके बताएं कि मैं इनसे किस चीज का पासवर्ड लूँ, है ना? नहीं, ये सीटी किसके लिए मारी थी? ये सीटी आपने किसके लिए मारी है ये बताएं। अगर आपने इनका नाम लिया तो अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला। सोचे अभी इसमें ना लाल मिर्ची ज्यादा डल जाएंगी फिर। देखिए फिर ये वाला म्यूजिक, मतलब मेरे उस पे आप लोग को यही म्यूजिक याद आता है। वेरी गुड। ये पराठा और खागीना सबसे पहले वहाँ आएगा। हाँ, हमारा बैंड आज सबसे पहले खागीना खाएगा। नहीं नहीं, अगर ये ट्विंग वाला म्यूजिक बजा ना तो फिर नहीं मिलने वाला आपको। मेरे लिए कोई अच्छा म्यूजिक बजाया करें आप। फिर भाई अच्छा, तो रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। हमने इसमें ऑयल ऐड किया है, 1 लार्ज प्याज, अनियन, वो हमने इसको फाइन चॉप कर। सबसे पहले आपने क्या ऐड किया? सिर्फ ऑयल ऐड किया। और अभी तो आप कह रही थी हमें उर्दू बोलनी चाहिए, अब आप ऑयल क्यों कह रही हैं? अच्छा, तेल शामिल करा है हमने। आज ये आपका दोहरा इम्तिहान है, आपने अंग्रेजी का कोई लफ्ज
इस्तेमाल नहीं कर रहा शेफ मुनीजा। डन है, मैं इसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करूंगी। ठीक है, अच्छा शेफ मुनीजा को हम उर्दू में क्या, आगा साहब क्या कहेंगे शेफ को उर्दू में? खानसामा? नहीं खानसामा। हाँ खानसामा मुनीजा। नहीं बावर्ची मुनीजा। मुझे एक बात पे हैरत हुई जी कि आपने कहा कि अब ये कोई लफ्ज या इंग्लिश का नहीं बोलेंगी जी। तो इन्होंने जवाब दिया आई चैलेंज एक्सेप्ट द चैलेंज। देखिए अच्छा चैलेंज को उर्दू में क्या कहेंगे? चले आप बताइए। चैलेंज को कहेंगे इम्तिहान। इम्तिहान तो एग्जाम होते हैं। इम्तिहान चैलेंज बताया आगा साहब, चैलेंज को क्या कहेंगे उर्दू में? चैलेंज इम्तिहान ही चैलेंज को चैलेंज ही कहेंगे, इम्तिहान इम्तिहान कहेंगे ना। चलो आज मैं इस इम्तिहान में आपको खरी साबित होके दिखाऊंगी। देखा कितना अच्छा, मुझे भी आती है उर्दू, ऐसा नहीं है, लेकिन बात ये हम लोगों ने खुद ही अपनी जबान को खराब किया है। अच्छा हमारी प्याज हल्की सी जो है वो सौते हो गई, यानी हल्की सी सौते। व्हाट इज सौते? ये शेफ मुनीजा ये नहीं चलेगा आज। अब टोइंग वाला म्यूजिक होना चाहिए था। सौते को क्या कहेंगे? सौते को हमने हल्का सा भूना तो ठीक है। उसके बाद हमने इसमें टमाटर शामिल करे, लाल लाल टमाटर 2 अदद, उसको भी हमने बारीक काट लिया। देखिए मैं बहुत कॉन्शियस होके बोल रही हूँ इस वक्त, ठीक है। उसके साथ हमने 6 अंडे ले लिए, उनको हमने फेंट लिया अच्छे से। देखिए मैं अच्छी बोल रही हूँ उर्दू। बहुत गौर से सुन रहे कि मेरी गलती ये कब पकड़ेंगे, ठीक है, लेकिन मैंने इनको मौका नहीं देना। अब इसमें हम लाल मिर्च शामिल करेंगे। इतनी सारी लाल मिर्च? ये 1 चाय का चम्मच हमने लाल मिर्च शामिल की है। अच्छा देखिए आप मुझे फंसाए, मैं तो कुकिंग में इतना बुरा हूँ, आई कैन नॉट इवन कुक टू सेव माई लाइफ। लेकिन मुझे किचन में वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। मुझे प्रोसेस, जो खाना पकने का प्रोसेस है, मैं बहुत एंजॉय करता, आई लव इट। अच्छा इसमें हमने काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च, आवाज़ आप बहुत गौर से सुन रहे हैं, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, ये हमने इसमें शामिल करा। पता चला सारे मसाले सुन के आगा साहब वहाँ से कि लाहौल वाला कुव्वत, मसाले खाने से तो कैंसर हो जाता है। अल्लाह। मैं दरअसल चंद चीजें इजाफा करना चाह रहा हूँ। इजाफा करना चाह रहे हैं? हैं? किस चीज़ का बताएं? असल में इसमें पकाने में एक टेक्निकलिटी है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। वो ये है कि प्याज जो है इसका कुकिंग टाइम 4 मिनट है। अच्छा। और अंडे का कुकिंग टाइम 1.5 मिनट है। इन्होंने तकरीबन 2.5 मिनट प्याज को हल्की आंच पर भूना है, और जब वो थोड़ी सी नरम हो गई है, उसका पानी कम हो गया, उसके बाद अंडे डाले हैं। वो 4 मिनट और ये 1.5 मिनट मिलाकर ये खागीना बेहतर बनेगा। बेहतर बनेगा। क्या बात है, शेफ हूँ। आप कुछ भी कर ले आगा साहब, ये खागीना वहां तक नहीं पहुंचेगा। नहीं, ये यहाँ से पहले ये बैंड के पास जाएगा, फिर कैमरामैन के पास। आगा साहब ये जो आप टीमिंग कर रहे हैं, मुझे नजर आ रही है खवातीन और हज़रात, कई मजा आएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। वी विल बी राइट बैक। आप हमारे बैंड के चेहरों पे जो खुशी देख रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये खागीना है जो तैयार हो चुका है। ये तारीखी खागीना बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। आप देख सकते हैं, देखिए खुशी में अब ड्रम भी बजेंगे, पियानो भी बजेगा, सिर्फ एक खागीने के पीछे। वाह वाह वाह, क्या बात। कल से आपने मेरे लिए अच्छा म्यूजिक बजाना है, वरना अच्छे अच्छे खाने नहीं मिलेंगे। देखा कितना अच्छा म्यूजिक है। कितना अच्छा है। आई थिंक ये आप खागीने का क्लोजअप ले लें, इट्स रेडी। लेकिन मेरे ख्याल से देखिए, एक किसी भी कामयाब प्रोजेक्ट का सारा दारोमदार टीम वर्क पे होता है, और हमारे बैंड वाले बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। ये लीजिए, एंजॉय कीजिए नाश्ता। अब म्यूजिक नहीं बजेगा थोड़ी देर तक, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। आप लोगों ने एक चीज सोची होगी कि बैंड को तो खागीना मिल गया, आप लोगों के लिए क्या है? आप लोगों को मैं बताता चलूं, अगले हफ्ते से आप लोगों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी को अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा सामने रखते हुए हमने ये फैसला किया है कि अगले हफ्ते से हम अपने सारे जो कॉलर्स हमें कॉल करेंगे, जो पार्टिसिपेट करेंगे हमारे शो में, उनको एनिक्स की तरफ से इस तरह के गिफ्ट्स मिला करेंगे, जो कि शेफ मुनीजा क्या कहते हैं इनको? होम अप्लायंसेस। इसके अंदर आई थिंक जूसर, ब्लेंडर, ग्राइंडर, देयर इज अ हीटर ऑल्सो, फेस स्टीमर है, आई थिंक इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको व्हाट डू यू कॉल दिस? बीटर, एग बीटर, यस, हैंड मिक्सर, दिस इज अ ड्यूलक्स ब्लेंडर एंड ग्राइंडर, बहुत सारी चीज़ें हैं।
आप अच्छा, सब लोगों के सेहत लिए। के साथ साथ खूबसूरती का भी ख्याल रखा गया, बिल्कुल, है ना? आप जो चाह रही हैं ना कि खूबसूरती, आप जो इतनी तारीफ कर रही हैं, अब मैं आई विल मेक श्योर कि आपको कुछ ना मिले इसमें से। ये क्या शेफ उनीसा, क्योंकि आप मेरे साथ कर रही हैं जो किचन में ना 2 दिन से, ये मैं अच्छी तरह से देख नहीं, रहा हूँ। देखिए आप इतने अच्छे लग रहे हैं हाँ, आज तो आप ये खूबसूरत लग रहे हैं। देखा आगा और साहब कल आप आपने, क्या खाना पसंद देख करेंगे? देखा देखा बिल्कुल देख लिया आपने। ये तो बताएं कल आप क्या खाएंगे, मैं आपके लिए कल वो बना के घर से लेके नहीं नहीं, आऊंगी। घर से नहीं, घर से पक्के मेरे को तो मैं ट्रस्ट नहीं करता, मेरे सामने पकेगा जो पकेगा, बस आपके ये लिए बात। यहाँ बनाऊंगी, आप डाइट फूड खाएंगे, क्या खाएंगे आप बताएं? अच्छा, जूसर मशीन बड़ी अच्छी लग रही है वो भी। अच्छा देखिए, हमारे साथ एक कॉलर है अब्दुल सलाम शेख साहब कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? हेलो। खैरियत है? हेलो जी जी हेलो सर, मुझे आगा साहब से बात करनी है। जी, कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? बहुत बहुत मुबारक हो, आप प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हकीम आगा साहब मौजूद हैं, कुछ पूछना चाहेंगे? जी जी जी, उनसे मेरे बात करा दें सर। जी जी, प्लीज बात कीजिए। जी मैं हाजिर हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर मेरा नाम अब्दुल सलाम है, मेरी बेगम का नाम है संजीदा सलाम। अच्छा, उनकी सर 50 से अबफ है, उनको तेजाबियत रहती है, एडी में दर्द हो रहा है आजकल, और सर वो क्या कहते हैं आपके हाजमा भी खराब रहता है। तेजाबियत रहती है, हाजमा खराब है और दर्द भी रहता है उनको मेदे में। जी ठीक, मैं अर्ज कर देता हूँ। जी जी जरूर। देखिए, 4 चीज़ों की कॉम्बिनेशन: सौंफ, पुदीना, छोटी इलायची, अदरक। जी सर। सौंफ 1 ग्राम, पुदीना 30 पत्तियाँ, छोटी इलायची 6 और अदरक जो है वो 1 ग्राम के अच्छा, करीब। आप प्लीज गौर से सुनते रहे। पुदीने की 30 पत्ती, 30 पत्तियाँ, 30 अदरक 1 ग्राम, 1 ग्राम, सौंफ 1 चमचा ठीक है। और 4 सब्ज इलायचियाँ। और 4 सब्ज इलायचियाँ। ओके। इन चारों को पानी में बहुत अच्छी तरह बॉईल करके छान लीजिए। ठीक है। इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा ऐड कर लीजिए ठीक है। और ये पी लीजिए। ये पेट के अमराज के लिए बेहतरीन दवा है। लेकिन आजकल एक दवा आई हुई है मार्केट में, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और उस दवा का नाम है अमरूद। अमरूद? यस, ओह फ्रेंड। अमरूद ज़रूर खाइए, इससे कि अमरूद जो है वो हमारे पेट को साफ़ करता है, कॉन्स्टिपेशन बेहतर करता है, और हज़म की ख़राबी की 90% जो बुनियाद है वो कब्ज़ है। अच्छा हकीम साहब, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमरूद भी जब लोग खा रहे होते हैं, उसमें से कुछ हैं जो सिर्फ छिलका उतार देते हैं, और कुछ लोग जो अंदर के बीज छोड़ देते हैं। तो अमरूद को खाने का बेहतरीन फार्मूला क्या है? देखिए, अमरूद को छीलना मेरी नज़र में बेहतरीन है। अच्छा है छीलना? क्यों? इसलिए कि हम लोग जो बूटे उगते हैं ना, उस पर जो केमिकल डालते हैं, लोगों को उस केमिकल का नाम पता चल जाए तो शायद बहुत मुश्किल खड़ी हो जाए। अच्छा, बीज के बारे में लोग ये कहते हैं कि अगर ये बीज खुदा ना खासा अपेंडिक्स में चला गया तो ये वापस नहीं निकलता, अपेंडिसाइटिस पैदा कर देता है। तो इसलिए वो एहतियात लोगों के जहन में है, इसलिए वो निकाल देते हैं। लेकिन अगर उन अमरूद के बीजों को अच्छी तरह चबा लिया जाए तो वो ये मुश्किल पैदा नहीं करते, बल्कि वो झाड़ू की सख्ती का काम करते हैं ताकि पेट को साफ कर सकें। अच्छा, तो अमरूद के बीज को चबा के खाना चाहिए। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, आप बताइएगा कि सही है या नहीं। अगर कच्चा अमरूद लेते हैं और जिसको खांसी हो रही है तो इसको काट के तवे पे सेक के कहते हैं खाओ, तो उससे खांसी जो है वो सही हो जाती है। तो क्या ये बात सही है? पुराने लोग ये कहते थे कि ये कच्चा जो अमरूद है ना, इसको तंदूर में डाल देते थे, जब ये बिल्कुल गल जाता था और निकाल कर खिला देते थे, उससे खांसी ठीक हो जाती थी। असल में खांसी के कई मराहिल हैं। नाक के अंदर अगर इरिटेशन हो रही है, पोस्टल ड्रिपिंग हो रही है, उसकी वजह से खांसी हो रही है, या गले के खुश्क हो जाने से खांसी हो रही है, या पेट की तेजाबियत या रिफ्लक्स हाइपोथर्मिया की वजह से खांसी हो रही है, हर एक को अलग करना पड़ता है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच हकीम साहब। शेफ मुनीसा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने इतनी अच्छी जो आप अभी बात बताई थी अमरूद को तवे पे सेकने की, मैं चाहता हूँ कि आप और इस तरह की बातें हमसे शेयर करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने से बड़ी उम्र के लोगों की सोहबत में होता हूँ। आई फील ग्रेट। बड़ी उम्र के ये तो बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है। आगा सब आपके लिए कहा जा रहा है। जी, थैंक यू वेरी मच। ये एक मजाक की बात है, एज इज जस्ट अ नंबर। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ मुनीसा, इंशाल्लाह कल फिर आपके साथ होंगे। आगा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। कहीं मत जाएगा, फिर छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपके लिए क्या कुछ सरप्राइज है ये जानने के लिए हमारे साथ रहिए। हम मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद।
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मैं हूं असफर रहमान। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे शो को पसंद करने का। आपकी जो फीडबैक है उससे हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा एनर्जी लेवल बूस्ट होता रहता है। हमें हमेशा हम आपकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए अपना शो डिज़ाइन करते हैं। एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको आज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। पाकिस्तान हमारा जो मुल्क है उसकी जो नई जनरेशन है वो हमें बहुत अजीज़ है, हर दिल अजीज़ है। हम अपनी नई जनरेशन के लिए बहुत सारे इक़दाम करते हैं। हम उनके लिए सड़कें बनाते हैं, हम उनके लिए बिल्डिंग्स बनाते हैं, अच्छे सारे स्कूल तामीर करते हैं, ख़ुद बेइंतहा से ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। लेकिन हम में से वो बहुत सारे लोग हैं जो उनकी सेहत को इग्नोर कर देते हैं या सोचते हैं कि अरे ये तो सिंपल सा बुखार है, इससे कुछ नहीं होगा, अरे ये तो सिर्फ ज़ुकाम है, इससे कुछ नहीं होगा, अरे गिर गया ऐसे ही, वीकनेस नहीं होगी तो गिर ही जाते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ। पाकिस्तान दुनिया के उन 2 ममालिक में से है जिनमें आज भी पोलियो जैसी वबा एग्जिस्ट करती है। दुनिया ने 99.9% 99.9% दुनिया ने पोलियो से छुटकारा हासिल कर लिया है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहाँ अभी तक द वाइल्ड पोलियो वायरस एग्जिस्ट करता है। 2019 में 147 केसेस सामने आए, 2020 में 84 केसेस सामने आए और 2021 में सिर्फ 1 केस सामने आया। एक केस भी हो तो हम ये कहेंगे अरे यार चलो एक केस है, लेकिन वो खाली एक केस नहीं, वो एक ज़िंदगी है, एक औलाद है, एक घर है, एक पूरे घर का फ़र्द है। क्योंकि मैं इस तरह के लोगों को जानता हूँ कि पूरे घर में एक बच्चे को भी अगर पोलियो हो तो वो घर कभी भी पूरे दिल से, पूरे एतमाद से खुशी नहीं मना सकता। क्योंकि माँ बाप के दिल में हमेशा बच्चों के लिए अगर ज़रा सी चोट भी लग जाती है तो माँ बाप का दिल सारी ज़िंदगी उस चोट को याद करके रोता है। फिर पोलियो जैसी वबा पूरी ज़िंदगी एक बच्चे की दागदार कर देती है, उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी पे ग्रहण लग जाता है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 95% बच्चे पाकिस्तान में वैक्सीनेटेड हैं पोलियो से। और दूसरी चीज़ ये कि 100% जो इम्यूनिटी है पोलियो से रिलेटेड हमें अचीव करनी है हर सूरत से। आप 100% जो गवर्नमेंट का पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम है उसको ट्रस्ट कर सकते हैं, जो कि घर घर जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं। आप उस प्रोग्राम को 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं अरे इन कतरों से तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, हरगिज़ नहीं। इस तरह के जितने भी स्टिग्मास हैं, आपके जो प्री कंसीव नोशंस हैं, आपको जो किसी ने गलत बताया हुआ है, उससे छुटकारा हासिल कीजिए अपने जहन से। ये 2 कतरे आपके छोटे बच्चे को ज़िंदगी भर सेहतमंद और महफूज रख सकते हैं। मेरे साथ एक पीडियाट्रिशियन मौजूद है जो कि बहुत ही फिल्म स्टारी लग रही हैं। हमारे साथ मौजूद है द वेरी गुड लुकिंग एंड द वेरी वार्म डॉक्टर अनोखी खानम। मैं बताता चलूँ उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। शी हैपन्स टू बी अ पार्ट ऑफ द एप्पल ट्री पीडियाट्रिक्स एंड द डायरेक्टर ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ IRD पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, फाइन थैंक यू। डॉक्टर साहब कभी आपने एक्टिंग करने को कंसिडर किया है? नो नॉट एट ऑल। बट डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से द वर्क दैट यू आर डूइंग, यू आर चाइल्ड स्पेशलिस्ट और बहुत सारे, और जिस ओहदे पे आप हैं और जिस इदारे से आप काम कर रही हैं और जिस मकसद के लिए आप काम कर रही हैं, जो मोटिव है, जो एजेंडा है, आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू। आई वुड लाइक टू सल्यूट यू ऑन दैट। आई थिंक इट्स ग्रेट। मुझे एक बात बताइए डॉक्टर साहबा, क्यों अभी तक पाकिस्तान में पोलियो एग्जिस्ट करता है? तो पहली चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि पोलियो क्या होती है। जी। पोलियो इज़ अ वायरस, और जैसे हमने बोला था कि पिछले साल सिर्फ एक केस था। एक केस वो केस है जो आइडेंटिफाई हुआ है। हर बच्चे जिसको पोलियो होता है माजूर नहीं फ़ौरन हो जाते हैं। चंद बच्चे 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, और चंद बच्चे जो सिर्फ वायरल एपिसोड्स प्रेजेंट कर सकते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, हेडेक, जिस्म में दर्द एक्सेट्रा। तो क्या होता है कि इट्स नॉट जस्ट दैट वन केस इज जस्ट बीन रिपोर्टेड तो इसका मतलब ख़त्म, इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि हमने सिर्फ एक केस हमें मिला है, ऑफिशियली रिपोर्ट हुआ है। तो इसका मतलब है व्हाट वी नीड टू डू। इसलिए हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है और जो गवर्नमेंट कर रही है वो सूएज भी टेस्ट कर रही है, ठीक है, सूएज सैंपल्स ले रही है, गटर से सैंपल्स ले रही है, देख रही है कि अगर गटर में पोलियो है या नहीं। ठीक है। तो जब तक हमें चंद सालों के लिए कोई केस नहीं होना चाहिए, एंड द सूएज शुड बी ऑल्सो क्लियर।
ठीक है, बिफोर वी कैन से वी हैव एराडिकेटेड पोलियो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है? सही है। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, सॉरी टू कट यू हियर, मुझे एक बात बताइए, ये जो एक केस आइडेंटिफाई हुआ है, आपके ख्याल से कौन सा वो सोसाइटी का सेक्शन है जहाँ पे ज़्यादा केसेस हो सकते हैं? जहाँ पर लोग वैक्सीनेशन नहीं करते हैं। नहीं करते जहाँ हाँ। पे। अच्छा, तो इसलिए मेरे घर में कल आए थे पोलियो लगाने के लिए, मैंने तस्वीर भी किया था अच्छा। वैक्सीनेटर के साथ और बच्चे के साथ एक्सेट्रा। मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ हेल्थ वर्कर्स, दे आर वेरी गुड, प्रोग्राम हैज़ बीन सॉर्टेड आउट, बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया है, कोल्ड चेन मेंटेनेंस सब कुछ प्लान किया है गवर्नमेंट से। ठीक है, तो प्लीज़ आपको इसको ट्रस्ट करनी चाहिए और बच्चे को टीका लगाना चाहिए। ठीक है, कराची में 60% कराची इज़ अनस्ट्रक्चर्ड एंड व्हाट यू कॉल स्लम एरिया। हाँ, और उसके अंदर भी हैं चंद डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें लोग वो दे डोंट वांट, वो मना करते कि इसके अंदर हम बच्चे की टीके नहीं लगाएं। और उसकी क्या वजह है आपके ख्याल से? क्या उनको ट्रस्ट नहीं है? ट्रस्ट नहीं है, वजह हम तो इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं। ठीक है, फ्रॉम द IRD पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर हम रिसर्च करते हैं। पीडियाट्रिक्स में आई एम ट्रीटिंग किड्स, सो द रिसर्च पॉइंट हम वैक्सीन हेजिटेशन के बारे में हम हर वक्त चेक करते रहते हैं। चंद लोग बोलते हैं कि यू नो जो कंसर्न करते हैं अगर ये हलाल है, हलाल बिल्कुल है, ठीक है, 100% हलाल है, देयर इज नो क्वेरी ऑन दैट। फिर दूसरी वाली कॉन्वर्सेशंस आती है कॉम्प्लिकेशन, स्टेरिलिटी, पता नहीं कौन सी पता नहीं कहाँ से ये मिथ्स आ जाते हैं, ये सब बकवास है। पोलियो वैक्सीन इज सेफ, आप अपने बच्चों को लगाना चाहिए और सिर्फ जब हम सारे बच्चे 100% वैक्सीनेट करेंगे, कोई नो पोलियो केसेस और सूएज में कोई नजर नहीं आ रहा, टेस्टिंग नेगेटिव, और ये हमें चंद साल से करनी होंगी और जब भी हम देखेंगे देन वी कैन से वी हैव एराडिकेटेड पोलियो। राइट नाउ नो, वी स्टिल हैव पोलियो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह एक बात है कि वो जो कहा जा रहा है कि सिर्फ एक केस था, सिर्फ एक ही तो केस था, वो एक केस नहीं होता, वो तो होता या तो होता है या नहीं होता। अगर है तो पोलियो अभी भी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप एक पीडियाट्रिशियन हैं, यू नो यू आर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, यू नो लॉट ऑफ चिल्ड्रन और फैमिलीज आपके पास आती हैं, आप भी मेरे ख्याल से एक 360 डिग्री हर तरह का एक जो पाकिस्तान के सोसाइटी के अलग अलग तबके हैं उनको आप फोकस शायद नहीं कर पाती हो। आपके ख्याल से जो एजुकेटेड तबका है या जो एलिट्स जिनको हम कहा जाता है, उनके अंदर भी इतनी ही पोलियो के खतरों को लेके एक्सेप्टेंस है या नहीं है? नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है, मगर वो बच्चे वैक्सीनेट होती हैं, दे हैव दे कवर्ड विद IPV और चंद कतरे मिले हुए हैं। ठीक है, मुझे हर वक्त बताना होता है कि जब वो पोलियो वैक्सीनेटर्स आते हैं घर घर, प्लीज वैक्सीनेट कीजिए, प्लीज वैक्सीनेट कीजिए, प्लीज वैक्सीनेट कीजिए, इज रियली इंपॉर्टेंट। प्लीज, ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज प्रोटेक्ट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाइए पोलियो के खिलाफ। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई आपके दिमाग में बात रह जाती है कि ये हलाल नहीं है, ये नहीं है, आप 1166 पे कॉल कीजिए। आजकल सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपके घर में फ़ोन्स हैं, 1166 पे सिर्फ कॉल कीजिए और जो दिल में सवाल है पोलियो से रिलेटेड प्लीज़ वो सवाल कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे की ज़िंदगी आपके हाथ में है। प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिएगा। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, अगर कभी खुदा ना खासा कोई बच्चा हो और जिस तरह वालिदैन वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, उनका ध्यान नहीं जाता, कोई बच्चा अगर इनिशियल स्टेज में हो पोलियो की, कैन ही गेट रिड ऑफ पोलियो? नो, ही कैन नॉट। देयर इज नो क्योर टू पोलियो की कोई क्योर ही नहीं है। ओके, जैसे आप देख रहे हैं कोविड की कोई क्योर नहीं है, हम बस प्रिकॉशन होती है। हम कोशिश करते हैं कि लोग हॉस्पिटल नहीं जाएं, और व्हाट इज द की थिंग फॉर कोविड? वैक्सीनेशन। प्रिवेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन ट्रीटमेंट। और पोलियो की कोई क्योर नहीं है। जैसे मैंने बोला है कि हर बच्चे माजूर नहीं होता, मगर हर बच्चे की लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होती है। और चंद बच्चे 10-15 साल बाद माजूर हो जाते हैं। तो पोलियो इज अ डेडली डिजीज। हमारे 40% हमारी पॉपुलेशन मैलनरिश्ड है, तो दे आर स्टार्टिंग ऑफ अगेन विद अ नेगेटिव थिंग। डॉक्टर साहब, मुझे बात बताएं, पोलियो की एज क्या है बच्चे को कतरे पिलाने की? 5 साल के कम उम्र। 5 साल से कम उम्र के बच्चे। अच्छा, अगर किसी फैमिली ने उनका बच्चा भी 6-7 साल का हो गया और उसको पोलियो नहीं हिट किया अभी तक, तो क्या अभी करा सकते हैं? यू नीड टू वैक्सीनेट। अच्छा, फौरी जब भी? हाँ, ओके, ठीक है। तो अगर आपके बच्चे को कोई वैक्सीनेशन नहीं मिला है
तो उसको ज़रूरी वैक्सीनेट करने चाहिए, कैचअप वैक्सीनेशन कर लें। अच्छा, आइडियल एज है कि आप अपने छोटे बच्चों को 5 साल से पहले पोलियो के कतरे पिला दें, वैक्सीनेट करवा दें, राइट डॉक्टर साहब? Yes. और अगर 5 साल की एज बच्चा क्रॉस कर चुका है, आप किसी मसरूफियत की बिना पे अपने बच्चे को पोलियो के कतरे नहीं पिलवा पाए या वैक्सीनेट नहीं करवा पाए, तो इट्स नेवर टू लेट। और लकीली बहुत ज़ाती तौर पे आपका बच्चा पोलियो से सेफ है, तो प्लीज़ आज ही अपने बच्चे को क्लिनिक लेके जाइए एंड गेट योर किड वैक्सीनेटेड। डॉक्टर साहबा, पोलियो के जो कतरे होते हैं उसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? नो साइड इफेक्ट्स, दे कम्प्लीटली सेफ। हम पत्नी 1970 से कर रहे हैं। 1970 से, ओके, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो प्रोफेशनल पोलियो की टीम है उससे बहुत सारे लोग खौफजदा कभी हो जाते हैं। उनको कभी कभी लोग मेरे ख्याल से ही समझते हैं कि या ये जो पिलाने के लिए आए हैं हमें, ये इसमें किसी और ने भेजा होगा, तो उनके पास कोई ऐसा कार्ड होता है आईडी कार्ड होना चाहिए, आइडेंटिफाई कर सके कि यू नो दे आर रजिस्टर्ड। जी, अच्छा, they all have an identifier, ठीक है। so when they come they have an identifier and you can ask for it। आप पूछ सकते हैं। अच्छा, कि आप अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाइए कि आप बाकी रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के पोलियो के रिप्रेजेंटेटिव हैं या नहीं, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जब आप बच्चे को पोलियो के ड्रॉप्स दे देते हैं, उसके बाद क्या आपका बच्चा 100% पोलियो से सेफ है, या उसके बाद जिस तरह कोरोना वायरस भी है, यू गेट वैक्सीनेटेड और फिर हो जाता है? नहीं, सो आपको बूस्टर्स लगानी होती है पोलियो के लिए, इसलिए हम हर इट्स अ प्रोसेस कितनी दफ़ा हम साल में करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक दफ़ा लगाने से कंप्लीट कवरेज नहीं होता। ये जो पेंडेमिक वाले हैं ये हम सीख रहे हैं, पोलियो हमें पता है कि कैसे चलता है, ठीक है, इसलिए हमें पता है कि हमें बूस्टर्स लगाने हैं, और जब पानी में या केसेस आ रहे हैं तो हम फिर से वैक्सीनेट करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, पोलियो के ये बूस्टर्स कब तक लगते हैं? Till the age of 5 years. Till the age of 5. The OPV, yeah. Zabardast. Thank you very much, Dr. Saba. So, ladies and gentlemen, you're watching the Morning Star. मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, for God's sake, protect the future of your children. It's in your hands. Fulfill the duty of being a good parent. इसको नज़रअंदाज मत कीजिए, आपके बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। पोलियो के कतरे 100% सेफ है, हलाल है, और आपके बच्चे को पोलियो जैसी मोहलिक बीमारी से महफूज रख सकते हैं। आपको अपने बच्चे की ज़िंदगी बचा सकते हैं, क्योंकि जितने भी माँ बाप हैं, जब वो माँ बाप बन जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद होता है, वो अपने छोटे बच्चे की वेल बीइंग होता है। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ ये बातें करते हुए। प्लीज़, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अनोखी, इट वॉज लवली हैविंग यू ऑन द शो। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, लेडीज एंड जेंटलमैन, कहीं मत जाएगा, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक। ख़वातीनो हज़रात, हम आपको एक बार फिर द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ डॉक्टर अनोखी थी, और अब हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नुसरत खान। शी इज़ द फर्स्ट फीमेल ओशनोग्राफर, PhD इन मरीन एनवायरनमेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं वो इस टर्मिनोलॉजी से, ओशनोग्राफर से इतने ज़्यादा मुतारिफ नहीं होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ बताएं, व्हाट इज़ बेसिकली एन ओशनोग्राफर? बेसिकली ओशन पे जो लोग काम करते हैं, एंड दे कॉल ओशनोग्राफर, डीप सीज पे जो काम होता है, डीप सीज पे जो काम होता है उनको ओशनोग्राफर, एंड आई बीन द डायरेक्टर जनरल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, इज कॉल्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। ओह फैंटास्टिक। Dr. Sabha, what do you do? You maintain the cleanliness of the oceans, the underwater cleanliness, or what is the agenda of this organization? तो बेसिकली जो आपने कहा क्लीननेस, मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि हम ओशन को या तो डिनर प्लेट से जानते हैं या पोल्यूशन से जानते हैं। पोल्यूशन या डिनर प्लेट, एब्सोल्युटली। एंड बियॉन्ड दैट हमारी जो जनरल पब्लिक है उसको ओशंस का कोई क्लू नहीं है। And this is the organization who is working not just health of the oceans but ocean resource explorations की बात करते हैं। हम health of the बहुत डायनामिक किस्म की इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें हाइड्रोडायनामिक्स एक्टिविटीज़ के बारे में, एंड देन अभी एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, इस कॉल्ड सी वाटर इंट्रूजन। सी वाटर इंट्रूजन दैट इज़ बेसिकली ए क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन आर इंडस डेल्टाइक रीजन। तो जब सी लेवल राइज होता है तो वो इंट्रूड करता है
हमारे लो लाइन एरियाज़ में, एंड दिस एग्रीकल्चर गेट्स लैंड गेट्स स्लाइन, तो उसके जो इश्यूज़ हैं उसका भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मैंडेट मिला है उसकी स्टडी के लिए। बहुत साइंटिफिक है, शायद आम लोगों के लिए ये चीज़ इतनी familiar नहीं है। But Dr. Saab, I would like to ask you one thing. It's quite a different field altogether. ज़्यादातर इतने मैंने कभी सुना नहीं ख़वातीन are contributing to our economy और काम करती हैं. It's a fantastic thing to do. लेकिन oceans में मैंने बहुत कम, या शायद I think आप मेरे ख्याल से पहली खातून हैं जिनका मैंने सुना है. What makes you so passionate about the ocean? इसकी क्या वजह थी कि आपने ये फील्ड चुनी अपने लिए? देखिए शायद जब आज से, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 3 decades हो गए वर्किंग इन द ओशंस, इट्स अ लॉन्ग टाइम, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। मेरे ख्याल है ओशन शायद इतना पैशनेट नहीं थी उस वक्त जब मैंने अपना प्रोफेशन ऑप्ट किया था। अच्छा। मुझे चाइल्डहुड से कुछ नया करने का शौक़ था जो आज भी है। तो जब मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरे इंट्रैक्शंस हुए तो मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि ये ऐसी फील्ड है जहाँ ख़वातीन क्या मर्द भी नहीं है। तो देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, आई जॉइन दैट एंड देन अल्टीमेटली आई वाज द डायरेक्टर जनरल। और मेरा ख्याल है आजकल मैं पर्सनली एडवोकेसी करती हूँ। एक मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है ओशन कैफ़े के नाम से। ओशन कैफ़े, ओशन कैफ़े के नाम से। एवरीबडी वाचिंग राइट नाउ प्लीज़ आप यूट्यूब पे जाइए एंड फॉलो द ओशन कैफ़े। एडवोकेसी अबाउट ओशन, ओशन साइंसेज, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, हेल्थ ऑफ द ओशंस एंड मेनी मोर। एक और पैशन है आजकल के कोस्टल एरिया की वीडियोग्राफी की जाए। हाँ, बिल्कुल। बेसिकली नॉट वीडियो फॉर एज ए व्लॉगर, एज ए tourism. There is a tourism potential, but there is a lot of potential. These are the labs study के लिए कि जो हमारी अपकमिंग यूथ है उसको उसके पोटेंशियल्स के बारे में पता चले कि उनकी कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जिस पे रिसर्च होनी चाहिए, इसकी स्टडी होनी चाहिए। अब लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एक प्री कंसीव्ड नोशंस पे हम लोग बहुत चलते हैं एज ए नेशन ऑल्सो। और अब आपको ऐसा लगता नहीं कि पाकिस्तान उन बदकिस्मत कंट्रीज़ में शुमार होती है इस स्पेशली इन दिस एस्पेक्ट में कह रहा हूँ कि जहाँ पे ओशंस को या हमारे जो बीचेस हैं उनको ग्लोरीफाई नहीं किया जाता है इतना। यानी इफ़ यू गो टू द बीच तो आधा टाइम तो आपको डर ही लगा रहता है कि इतनी दूर जाना है, वहाँ तो कोई होगा भी नहीं, सन्नाटा होगा, फिर रोड्स इतने ख़राब होते हैं टू व्हाइल गोइंग। डोंट यू थिंक द गवर्नमेंट शुड फैसिलिटेट? मेरा अपना ये ख्याल है जो आप कहते हैं गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए। और इतनी खूबसूरत हमारी बीचेस हैं, अगर आप ड्राइव करें कराची से लेके, और अगर आप डायनामिक्स अपने ओशंस की देखें, अपने कोस्ट लाइन की देखें, तो आपको जो सिंध कोस्ट है उसमें बहुत खूबसूरत इंडस डेल्टा मिलता है जिसके अंदर प्लांट्स हैं, प्लांटेशंस की बात करते हैं, और मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और दूसरी साइड पे आपको बलूचिस्तान कोस्ट मिलता है। एंड इट्स अ क्रिस्टल ब्लू सी, इतना खूबसूरत है कि अगर आप वहाँ चले जाएं तो आपको लगता है कि किसी भी दुनिया के बेहतरीन बीचेस में इसका शुमार होता है। लेकिन क्योंकि हम बहैसियत कौम बड़ा कैजुअल सा हमारा एटीट्यूड होता है, बड़े रिलेक्टेंट से होते हैं, अपने घर की सफाई के बाद किसी और चीज़ का ख्याल हम करते हैं। कितनी सही बात कर रहे हैं, कितनी सही बात है। हम सिर्फ अपनी घर की सफाई के बाद बाहर गंदगी फेंक देते हैं। एग्जैक्टली। तो वो गंदगी क्या होती है, क्योंकि हमारे यहाँ वेस्ट का कोई प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम नहीं है, कलेक्शन एंड डिस्पोजल, तो विंड्स एंड वेव्स के साथ हमारी कोस्ट पे आती है, फिर ऑफशोर चली जाती है। और मुझे ऐसा मैंने लगता है ऐसी जगह पे पोल्यूशन देखी है जहाँ लोग बहुत कम जाते होंगे। और डॉक्टर साहब मैंने ऐसा भी देखा कि लोग कभी कभी बीचेस पे पिकनिक के लिए जाते हैं, कुछ जाते हैं और उस जगह को बर्बाद करके आ जाते हैं। एग्जैक्टली। और वो फिर कहते हैं कि गवर्नमेंट का काम है। मुझे ऐसा लगता है कि हर दफ़ा गवर्नमेंट नहीं आएगी कोई भी चीज़ सही करने, आपको ज़ाती तौर पे खुद भी एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बीइंग अ वुमन इन दिस फील्ड दैट यू आर इन, डू यू थिंक देयर इज सम बायसनेस टुवर्ड्स वुमेन? आपको ऐसा लगता है कि द जेंडर गैप इज़ देयर? देखिए मैं थोड़ी सी एक मुख्तलिफ माइंडसेट की खातून हूँ। मैं ये नहीं कहती कि जेंडर बायसनेस है, बट जेंडर बायसनेस है ना? है। आपको कोई रोकता नहीं है, आपको कोई प्रमोट भी नहीं करता। तो मैं हमेशा, आजकल मुझे एक और नया शौक़ चढ़ाया है, मुझे क्योंकि कुछ नया करना होता है और चीज़ें जब मेरे आसपास चीज़ें होती हैं तो मैं सेंसिटिव हो जाती हूँ। तो आजकल एक और चीज़ के लिए मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी और क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई है, वो है वुमेन पार्टिसिपेशन इन इकॉनमी, इन पाकिस्तान इकॉनमी, इन वर्ल्ड इकॉनमी। इत्तेफाक से मैंने एक सेमिनार देखा और उसमें एक रिपोर्ट प्रेजेंट हो रही थी, जेंडर रिपोर्ट वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की।
मेरे लिए वो मूवमेंट बाई से शर्म भी था, एम्बैरेसमेंट भी थी, और मेरी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी बढ़ी। और जब मैंने अपने आप से पूछा तो मैंने उसमें हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है जेंडर गैप एनालिसिस में, कहीं हम 153 हैं आउट ऑफ 156, कहीं हम 151 हैं, और कहीं हमारी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो हम सिर्फ अफगानिस्तान, इराक और यमन से ऊपर है, बाकी हम बॉटम में हैं। आई रेज्ड अप द क्वेश्चन कि मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर मैं इस्लाम की बात करूँ तो हज़रत खदीजा इज़ अ एंटरप्रेन्योर, इज़ अ बिजनेस वूमन, राइट। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना एंड देन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, राइट। उसके बाद और फिर अगर आप सेटअप की बात करें तो हमारा जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहीं लिमिट नहीं करता, ठीक। जब वो लिमिट नहीं करता फिर हम यहाँ क्यों हैं? ये क्यूरियोसिटी मुझे, ये इतना ज़बरदस्त डॉक्टर साहबा आपने पॉइंट हाईलाइट किया, और मेरे ख्याल से इस पॉइंट का, इस सवाल का जवाब आज तक हम लोगों को शायद नहीं मिल पाया और हम ढूंढ ही रहे। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग से। डॉक्टर साहब, आप बेइंतहा शुक्रिया, आपने ग्रेस किया हमारे शो को इतनी ज़बरदस्त बात से। ख़वातीन और हज़रात, इफ़ यू आर वाचिंग द मॉर्निंग शो, ये हमारा द मॉर्निंग स्टार राइट नाउ, प्लीज़ यूट्यूब पे द ओशन कैफ़े को फॉलो कीजिए। डॉक्टर नुज़रत इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। वी आर टेकिंग अ वेरी टाइनी ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। आज का हमारा शो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। हमने अपने शो की शुरुआत की गुड़ से, फिर हमने शरबत पिया, उसके बाद ऑमलेट खाया, फिर डॉक्टर साहब के साथ बातें की, फिर हमारे साथ डॉक्टर अनोखी आई, फिर डॉक्टर नुज़रत आई। हमने सोचा जहां इतनी ज़्यादा हमने सीरियस बातें कर ली हैं, अब क्यों ना हम थोड़ा सा मूड को लाइटन अप करें। हमारे साथ एक सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट मौजूद है। बहुत जब हम अपनी इमोशनल, फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, हमने सोचा कि कुछ अब वो बातें भी करें कि आप अच्छा दिख कैसे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा मेरे साथ भी होता है कि मैं किसी दिन सुबह उठता हूँ और आईने में चेहरा देखता हूँ, मैं कहता हूँ ओह आज तो मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ। फिर इनको कॉल जाती है, यार मैं क्या करूँ, फिर ये मुझे अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं और फिर मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, वन ऑफ द फाइनेस्ट मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द कंट्री, वी हैव मिस्टर अदनान अंसारी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। कैसे हम? अस्सलाम वालेकुम फातिमा। नो फातिमा मैंने नहीं कहा, ऐसा क्या? ऐसा तो होता ही, ऐसा होता है ऑफ कोर्स। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अदनान, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। यू नो, आपकी तो आई थिंक जितने भी मेकअप आर्टिस्ट है, स्टाइलिस्ट, सबका जो व्हेनेवर दे आर वर्किंग, इनका कॉल टाइम बहुत अर्ली का होता है, 5 बजे 6 बजे। इट्स क्वाइट इजी फॉर यू टू मेकअप, है ना? काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। अदनान, एक अजीब सी बात जो मानी जाती है वो ये है कि अगर कभी कोई एक्ट्रेस या कोई बड़ा एक्टर नहीं मान रहा हो तो उसके मेकअप आर्टिस्ट से दोस्ती कर लो तो वो सारे काम करा देगा। क्या ये सच है? मेरे केस में ये सच नहीं है। नहीं है ना? आपने हमने मुझे लगता है कि हमने बहुत टाइम पहले कोई साथ ऐड किया था, तो मुझसे लोग इसीलिए ज़्यादा नाराज़ भी रहते हैं कि मैं मानता नहीं हूँ उनकी बात। अगर अच्छी होती है तो मान लेता हूँ, बट यू नो कि जो मुझे पता है कि डायरेक्टर के साथ जो मेरी कॉन्वर्सेशन हो चुकी है, लॉक हो चुकी है, फिर मैं उसको फॉलो करता हूँ। अच्छा, तो आप डायरेक्टर की ही ज़्यादा सुनते हैं, नॉट मोर टुवर्ड्स द एक्टर्स, बिकॉज़ वो हमें हायर कर रहे हैं ना। ऑफ कोर्स। लेकिन अदनान, कभी ऐसा होता है कि दैट यू हैव कॉन्फ्लिक्ट्स विद एक्टर्स कि नहीं अदनान मुझे पता है मुझ पे ये अच्छा लगेगा, न्यू से कि नो डायरेक्टर ने ये कहा है, अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो तो हाउ डू यू हैंडल इट? फिर मान लेता हूँ फॉर द टाइम भी। किसकी? एक्टर की। अच्छा। और फिर उसके बाद फिर मैं उनको बताता हूँ कि आपने ये चीज़ गलत की है। यू नो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके साथ आप स्टार्ट से ही कंफर्टेबल रहते हैं। बिल्कुल। तो वो आपको अपनी कंफर्टेबिलिटी तोड़ना पर चाहिए एक दो बार। जब आप किसी प्रोफेशनल के साथ काम करें तो आप उसकी माने कि यार ये क्या कह रहे हैं। बट अदनान, यू बीन वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आपने कितने इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ काम किया, यू वर्कड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे सवाल पूछता है जो मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोग कहीं मत जाएगा, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग स्टाइलिंग, मेकअप, स्किन केयर, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अदनान से बात कर सकते हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। मेरे साथ मौजूद है अदनान अंसारी, सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट, टॉप ऑफ द लाइन ऑफ पाकिस्तान। इनसे पूछे अदनान, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं आजकल के लेटेस्ट ट्रेंड्स मेकअप में खवातीन के क्या है? आई थिंक डे वेडिंग एक बड़ा ट्रेंड है आजकल। या बिकॉज जिस तरह के पेंडेमिक चल रहा है और उसमें तो आप मिनिमल, और अगर आप कहीं जाएं बाहर तो एक्चुअली बाहर ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर घर के अंदर आप किस तरह से वेडिंग्स हो रही हैं उसमें आपको मेकअप किस तरह से करना है, मुझे लगता है कि आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा अदनान, एक और ट्रेंड भी आजकल, जिस तरह मेहंदी, शादी, वलीमा, पहले 3 फंक्शन थे, शलीमा, शलीमा शैंडी, इस तरह की इतनी चीज़ें आजकल निकल आई हैं। तो मेरे ख्याल से जो मेकअप जो आर्टिस्ट होते हैं, जो स्टाइलिस्ट होते हैं, उन पर थोड़ा प्रेशर नहीं होता कि यार ये शलीमा की ब्राइड है तो कुछ नई चीज़ कर दो? मुझे लगता है कि ट्रेंड जो भी हो, आपका शैंदी हो, शलीमा हो, वलीमा हो या सलीमा हो या हलीमा हो, मेकअप वही रहेगा। अच्छा, वही ज़्यादातर आपको पता ही है कि ज़्यादातर लोग डार्क मेकअप करते हैं। लोगों में सेंस है, बट वो उस दिन जो उनका दिल चाहता है वो सोचते हैं अपने लिए, वो करते हैं। अच्छा अदनान, कोई एक ज़्यादातर जो आपके क्लाइंट्स आते हैं, नॉट सेलिब्रिटीज़, वो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, यार ये वाला मेकअप कर दो, इस एक्ट्रेस के जैसे तैयार? देखिए मुझे लगता है कि जैसे मेरा काम है ना मिनिमल कम लाइट, मुझे क्लाइंट भी वैसे ही मिलते हैं। जो मेरा काम पसंद करता है वही मुझे कॉल करता है। जिसको कम नहीं चाहिए मेकअप और ज़्यादा गोला गंडा चाहिए तो फिर कहीं और जाता है। नहीं, लेकिन अगर फर्ज करें, मुझे एक बात बताएं, अगर कोई क्लाइंट ऐसा हो जिसको बाकी गोला गंडा चाहिए ही हो, तो यू नो योर जॉब इज टू डू इट, राइट? तो आप क्या मान लेते हैं उनकी बात? नहीं, मैं रिफ्यूज कर देता हूँ। अच्छा, मना कर देते हैं? मुझसे होता ही नहीं है। अच्छा, कभी-कभी होता है ना आपको कि आपके अंदर ही वो चीज़ नहीं है, तो आप कर ही नहीं सकते। करेंगे बिल्कुल सही, आप फोर्सली भी नहीं कर सकते। अच्छा, आज हम क्या करें ये बताएं? आज हम आए, चले मैं आपको अपनी मॉडल से मिलवाता हूँ। सुजैना इनका नाम है और हम इनको आज तैयार करेंगे। इन्होंने अपनी फ्रेंड की निकाह पे जाना है जो कि डे वेडिंग है। डे वेडिंग है, हाँ। ओके। तो हम इनको इनका मेकअप स्टार्ट करते हैं। ओके, कैसी आप सुजैना? ना जी। तो अच्छा, डे वेडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा एक मैंने देखा है अदनान, यूजुअली जिस तरह आजकल वेदर भी हमारा कराची का भी काफ़ी कोल्ड हो चुका है, लेकिन जिस तरह आप कह रहे थे कि मेकअप सिमिलर ही रहता है, तो बट आई थिंक रात का मेकअप और दिन के मेकअप में कुछ तो डिफरेंस होता होगा, आई एम श्योर। देखिए असफर, आजकल जब आप दिन में मेकअप करते हैं तो ज़्यादातर देखा होगा आपने, और अगर मैं भी कभी दिन में गया हूँ तो मैं भी चश्मा लगा लेता हूँ अपनी आंखों के ऊपर, तो वो सिर्फ होंठ ही नज़र आ रहे होते हैं। और पूरी शादी वेडिंग में चश्मा आप लगा ही होता है क्योंकि आप लेट सो के उठते हैं, आपकी आंखें वैसे ही स्वेल की भी होती हैं। फ़र्क होता है मेकअप, यू नो, लाइट ही होता है, हर चीज़ लाइट होता है। आपका फाउंडेशन लाइट होता है, यू नो, और हीट और जिस तरह का क्लाइमेट है कराची के अंदर, तो वो ऑब्वियसली। अच्छा अदनान, आप इतने सारे, यू नो, बेसिकली यू आर अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, आपके ख्याल से इन सेलिब्रिटीज़ में सबसे अच्छी स्किन किसकी है, जिसका मेकअप आपको लगता है कि उसको बिल्कुल बहुत ही कम से कम करना चाहिए, स्किन इतनी अच्छी है? काफ़ी सारे हैं। आप फाइट करवाएंगे मुझे पता है। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि यू नो, इफ यू हैव टू टेक 2-3 नेम्स, क्या इन 3 की स्किन बहुत अच्छी है? सज्जल, माहिरा एंड माया अली। माया अली, इनकी स्किन बहुत अच्छी है। स्पेशली मायरा की जो है वो आप उनको बहुत उनको कंसील करना पड़ता है सिर्फ। अच्छा, मेकअप ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता। माया और मायरा को? माया और मायरा को। अच्छा, मुझे एक बात बताएं अदनान, एक बड़ा ऑब्सेशन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में देखा जाता है पतला होने का और पतला दिखने का। सो डू यू फेस सच क्लाइंट्स जो थोड़े से ओवरवेट हो कि अदनान बस मेरा मुंह पतला कर दो, मेरा मुंह पतला कर दो? देखिए क्लाइंट्स तो आते हैं, बट वही वाली बात है कि क्लाइंट्स को आप एजुकेट करें कि आप कॉन्टोरिंग जो होती है वो टेलीविज़न के लिए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, नॉट रियल लाइफ? नॉट रियल लाइफ। जितना आपने देखा होगा कि कभी आप लगाएं, कॉन्टोर करें अपनी नाक, तो वो और मोटी लगना शुरू हो जाती है आपको, ठीक है? अगर आप बुरे वे में करें कॉन्टोरिंग करना भी तो आना चाहिए असफर। नहीं तो अदनान, लेकिन कभी कभी कुछ इस तरह के क्लाइंट्स होते हैं ना जो कहते हैं कि नहीं हमें बिल्कुल चेहरे को कर दो, पिक्चर्स में सही आएगा। फिर करना पड़ता है, करना पड़ता है ना, क्या करें? जैसा देश वैसा बेस। अदनान, यू नो, यू वर्कड ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपने इतने ज़्यादा इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया। मुझे बात बताएं, कोई एक ऐसा चेहरा जो कोई भी लोकल या इंटरनेशनल हो जिसमें बहुत बेइंतहा ख्वाहिश हो मेकअप करने की? असफर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा बहुत शौक था कि
कि मैं मैडम नूरजहां का करूँ मेकअप, बट वो मेरी इंडस्ट्री में आने से पहले ही वो दुनिया से चली गई। अब तो सबके साथ काम किया मैंने, मुझे कोई नहीं है डिज़ायर कि मैं अब उनका करूँ। अच्छा। बाहर भी और पाकिस्तान भी, पाकिस्तान में भी। क्योंकि मैडम नूरजहां की आई थिंक आप म्यूजिक से बहुत रिलेट करते होंगे। उनकी पर्सनैलिटी से, म्यूजिक तो ऑब्वियसली अच्छा ही है उनका, अनडाउटेडली, नो डाउट। अनडाउटेडली आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ मैडम नूरजहां। लेकिन अदनान, मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में आपने जो जितना भी अचीव किया है और करते रहे और आज भी कर रहे हैं, आप वो सारी चीज़ अपने इंस्टाग्राम पे शेयर तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ का भी ग्लिम्प्स हमें मिलता रहता है ऑन इंस्टाग्राम कि यू नो व्हेन यू आर फीलिंग डाउन तो वो भी होगा, जब आप खुश होंगे तो वो भी होगा, जब यू आर ट्रैवलिंग तो वो भी होगा। डू यू थिंक इट्स अ प्रेशर बीइंग एन इन्फ्लुएंसर? देखिए असफर, मैं ये समझता हूँ कि आर्टिस्ट जो होता है और उसकी सक्सेस के अंदर जिन लोगों का पार्टिसिपेशन होती है, तो वो आपके फैंस को, आप जो लोग आपको प्यार करते हैं उनको पता होना चाहिए, और आपकी फीलिंग्स को का भी पता होना चाहिए कि कब आप किस तरह से सैड होते हैं और कब खुश होते हैं, तो आप क्या रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर। तो इसीलिए मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर वो सारी चीज़ें पोस्ट करता हूँ, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो आपका साथ होता है वो आपके फैंस का होता है, जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ होते हैं। बिल्कुल। और पोस्ट करने का मकसद यही होता है कि आप उनको इन सिंक रखें, कब किसी की दुआ कबूल हो जाए। और कभी कभी ऐसा भी होता है, मुझे ऐसा लगता है ख़वातीन और हज़रात, कि जब हम इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे अपनी कोई चीज़ शेयर करते हैं तो उसके पीछे एक ये मकसद भी होता है कि अगर आपका दिन डाउन या बोरिंग या उदास गुजर रहा है तो वो पोस्ट देख के खुश हो जाए, या कभी कभी हम भी डाउन होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे तो वो भी शेयर करते हैं, तो आपको ऐसा फील हो कि यार सिर्फ मैं ही ऐसा फील नहीं कर रहा, मेरे साथ ये लोग भी हैं। हम लेते हैं इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद अदनान अंसारी से और बातें करेंगे। अदनान अंसारी इस वक्त सुज़ैना को तैयार कर रहे हैं फॉर अ डे वेडिंग। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक। Always take a middle path. Welcome back, ladies and gentlemen. This is Asfar Ahmad. You watching the Morning Star. हमारे साथ मौजूद है the celebrity stylist makeup artist Mr. अदनान अंसारी, जो कि सुज़ैना पे इस वक्त मेकअप कर रहे हैं. He's giving us the look for a day wedding. डे वेडिंग का इन्होंने मेकअप किया है. अदनान, आप थोड़ा सा मेकअप एक्सप्लेन करेंगे कि क्या किया आपने? ओके असफर, सो इन्होंने आज जो पहने हैं कपड़े वो ऑफ वाइट कलर है. ऑब्वियसली डे वेडिंग में आप पेस्टल कलर्स ही पहनते हैं. इनको हमने स्मोकी आइज दी है, और यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि स्मोकी आइज का मतलब ये नहीं है असफर कि आप काला आई शेड लगा के पूरी आप आँख पे काली एक कलर लगा लें. मैंने दिया है इनको, और बहुत सटल मैंने स्मोकी किया है. ठीक है, ब्राउन्स में ही किया है, और लाइट ही लिपस्टिक लगाई है. ऑब्वियसली इन्होंने थोड़े टाइम के बाद ग्लासेस लगा लेने हैं, क्योंकि डे वेडिंग में आपको पता ही है कि आधे से ज़्यादा लोग सनग्लासेस यूज़ करते हैं. इट्स अ फैशन स्टेटमेंट आल्सो आजकल तो सनग्लासेस. अच्छा लगता है ना फेस के ऊपर. और दूसरी बात ये कि अगर जिस तरह का पेंडेमिक आजकल चल रहा है, और यू नो कोरोना और ये सारा चीज़ें चल रही हैं, आपको आना चाहिए थोड़ा सा मेकअप, थोड़ी सी ग्रूमिंग आपको आनी चाहिए, खुद से आनी चाहिए. हाँ, क्योंकि पार्लर्स कभी कभी बंद भी हो जाते हैं. और ये ईजी है कि आपको जब खुद आता है तो फिर आप अपने मन की मनमानी करते हुए अपने आप को निखारते हैं. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. अच्छा, आपने हेयर स्टाइलिंग इनकी कैसे की है? हमने इनको लूज वेव्स दिए हैं. ठीक है. और जब ये तैयार होके, जब ये कपड़े चेंज करके आएंगी, तब हम इनके बाल खोल के दिखाएंगे आपको. बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू योर इंस्टाग्राम. मैं चाह रहा था कि आपके इंस्टाग्राम के बारे में कुछ बात करूं. उससे पहले एक हमारी कॉलर थी, उनका फ़ोन आया था ड्यूरिंग द ब्रेक. वो पूछ रही थी कि अदनान से ये ज़रूर पूछेगा कि पेस्टल शेड्स में इस मेकअप के साथ कौन कौन से शेड्स हैं कपड़ों के जो कि यूज़ किए जा सकते हैं? सारे पेस्टल्स कलर्स जो होते हैं आपके, ऑफ वाइट, जैसे डे वेडिंग में पिंक, हाँ पिंक, लाइट टी पिंक, लाइट वाइट आजकल बहुत ज़्यादा इन है डे वेडिंग्स में. और इनको जाने निकाह में तो फिर ये ऑब्वियसली वहाँ पर सारे वाइट ही पहने होंगे, मैं ये ज़ूम कर रहा हूँ. राइट, सो आई थिंक लाइट पेस्टल शेड्स विद दिस मेकअप वुड लुक नाइस. ज़बरदस्त. अच्छा, मूविंग ऑन टू योर इंस्टाग्राम अदनान. आप इंस्टाग्राम पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लगाते रहते हैं. हम आपकी कुछ पोस्ट्स अपने ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं. आइए मेरे साथ. मूविंग टू द SMD.
अच्छा अदनान मुझे ये कब की पोस्ट है ये बताएं। ये टर्की की है। अच्छा हम एक ऐड के लिए गए थे वहाँ पर शूट की थी ये। और ये इतना ये रोमियो टाइप का पोज, ड्रीमी सी आंखें, किसके बारे में सोच रहे थे अदनान आप? मैं ये सोच रहा था कि असफर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो क्यों नहीं कर रहे। मुझे मना किया किसने मना किया? अच्छा मैं इस तस्वीर के बारे में बताना चाहूँगा कि हम लोग वी वर शूटिंग इन हुंजा फॉर समथिंग। ठीक है। सो ये अल्तित फोर्ट के बाहर हमने तस्वीर ली थी। सब फैंस ने क्या किया कि मुझको काट के और फवाद को और सदफ को लगा दिया और मैंने फवाद को कंप्लेन भी की कि मुझे क्यों एडिट कर देते फिर फवाद से मैंने वीडियो बनवाई फोर्सली कि आप मुझे वीडियो में रिकॉर्ड करके दें, अपने फैंस को बोलें कि ये हरकत ना किया करें आप मेरे साथ। दैट्स वेरी स्वीट। अच्छा ये कहाँ की तस्वीर? ये है इट्स अ वीडियो। ये कहाँ की है? ये इस्लामाबाद की नहीं है, ये कोई इस्लामाबाद में डैम समंदर। हाँ अच्छा डैम की है। हाँ ये वहाँ पर हम एक बालों का और ये कौन है आपके साथ? उष्णा है? I forgot her name। ओके रूबी नाम है इनका। अच्छा ओके। अदनान आप पानी में खड़े हुए? वाह पानी में खड़े हुए और इस वक्त मुझे 103 बुखार था। अच्छा नाउ you're with माहिरा here। सबकी यारी मेरा दिल जलाना। अच्छा जी मैं हारी सबकी यारी। इस वीडियो के बारे में शी इज सो स्टनिंग। सो ये वीडियो हम शूट कर रहे थे वहाँ पर, तो हम एक कमर्शियल की शूट कर रहे थे, तो मैं फोर्सली माहिरा से बनवाई थी मैंने ये वीडियो। बट कितनी अच्छी वीडियो है। हम अदनान के साथ और बातें करेंगे, कहीं पर जाएगा। दिस इज अ वेरी टाइनी ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन। यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। विल कैच यू इन अ बिट। ख़वातीन और हज़रात, हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता है। अदनान आए हुए, मैं इतना फंबल कर रहा हूँ, अदनान तो आई हुए से। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। आज हमें अदनान ने डे वेडिंग का लुक बताया है कि डे वेडिंग के जब टाइम हो तो ख़वातीन को किस तरह तैयार होना चाहिए, किस तरह का मेकअप करना चाहिए। हमारी जो मॉडल है सुज़ैना, शी इज़ रेडी। आई वुड लाइक टू कॉल सुज़ैना। सुज़ैना प्लीज़ यहाँ पे आइए। लुकिंग वेरी एलिगेंट। अदनान अदानी क्या हेयर स्टाइल एक्सप्लेन कीजिए, आप लोग एक्सप्लेन। सो असफर ये इजी है। हम आज की क्लास देने का मकसद यही था कि आप खुद से अपने आप को ग्रूम कैसे कर सकते हैं अपने फॉर अ डे वेडिंग, फॉर एनी डे इवेंट। या इवन आई थिंक जो आपने मेकअप किया है ये फॉर बर्थडेज भी या कोई गेट टुगेदर है। हाँ कहीं पर भी आउटडोर का आप इसको पहन के आप शादियों में इससे मिलाद भी होते हैं, आप उसमें भी जा सकते हैं। ऑफ कोर्स जो डे में हो रहे होते हैं ना। क्या तो हमने वाइट ड्रेस के हिसाब से ही किया है मेकअप, और हमने बालों को थोड़ा सा कर्ल किया है। ये इजी है करना। अच्छा। और ज्वेलरी इनको दे दिए, बड़े बड़े से इयररिंग्स हैं और क्लच है। और आर यू कंफर्टेबल? आई एम श्योर यू फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ। हाँ है ना? नाइस, वेरी नाइस. So I think this is the perfect day wedding look. Ladies and gentlemen, you're watching Susanna in full glory. एक बड़ा अच्छा इन्होंने light pastel color का dress पहना हुआ है. She has the soft waves and a very light, very fresh makeup. बड़ा अच्छा look आ रहा है, ठीक है. और मेरे ख्याल से ये makeup जो है आज अदनान ने बहुत ही easy. अदनान I think आपने बड़ी जल्दी भी कर लिया. I think in what 15-20 minutes. 15-20 minutes, yeah. ज़बरदस्त, very good. Thank you so much, Susanna. I want you to stay here so that हम यहाँ आ जाते हैं ताकि इनका एक क्लोजअप सुजाना का बन सके. और अदनान के साथ अब हम खेलने जा रहे हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग रैपिड फायर. अदनान रैपिड फायर से डरिएगा नहीं, इसमें कुछ इस तरह के सवालात नहीं होंगे जो कि आपके ताल्लुकात किसी अदाकार के साथ ख़राब करेंगे. ये वो बेसिकली होता है कि यू नो द फोकस ग्रुप एंड यू नो द पीपल, द ऑडियंस वुड टेल अस कि अच्छा अदनान अंसारी आ रहे हैं तो अब ये पूछेगा. एक सवाल जो बहुत पूछा जाता है कि अदनान अंसारी के पास सारे एक्टर्स की बड़ी स्टोरियाँ होती हैं, तो अदनान सबसे ज़्यादा स्टोरीज आपके पास किस एक्टर की?
मोस्ट ऑफ द टाइम मायरा के साथ ही काम किया है और माया ज़ारा, बट रिसेंटली तो नहीं है, बट जो लास्ट स्टोरी मेरे पास लेटली है कि माया को अगर आप हंसा दें और फिर हंसा के आपको जितना मारना है आप माया को मार लें और माया की हंसी से दूसरे लोगों को हंसी आ जाती है। यूजुअली होता है कि आपको कोई जब आप किसी को स्माइल या हंसते हुए देखते हैं तो आपको हंसी नहीं आती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी हंसी के ऊपर लोगों को हंसी आती है और फिर वो लोड पहुंच जाते हैं। तो आई थिंक माया का है कि आप उनको हंसाएं और फिर आप उनको जितना मार लें और वो 15-20 मिनट्स कहीं नहीं गए उनको चुप करवाने में। अच्छा, that's very funny। अच्छा अदनान, एक चीज़ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि अदनान अंसारी सच अ बिग नेम टुडे, इट्स अ सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट एंड पीपल लुक अप टू यू। वो कौन सा इंसान है, वो कौन सी हस्ती है, वो कौन है आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आज आप अदनान अंसारी बने? अपने भाई की वजह से। आपके भाई अदील अंसारी। उनकी वजह से क्यों? थोड़ा सा उन्होंने बहुत स्ट्रगल किए मेरे लिए और अदनान को अदनान अंसारी बनाने में उनका बहुत हाथ है कि वो जब एक वक्त था जब गाड़ी नहीं होती थी और लोग आपको ट्रांसपोर्ट नहीं देते थे मेकअप आर्टिस्ट को, तो आपको खुद जाना पड़ता था। तो वो छोड़ के आना मुझको शूट पर और वो गाड़ी का नंबर नोट करना, फिर उस वक्त मोबाइल भी नहीं होता था पास, तो एक लैंडलाइन पे कॉल करके पूछना कि हाँ पहुंच गए। तो वो स्ट्रगल उन्होंने बहुत किया। जबरदस्त। योर ब्रदर इज योर हीरो। जबरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, इस थॉट पे मैं आप लोगों से आखिरी बात, जो थॉट ऑफ द डे मेरी हमेशा ये होती है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई हीरो ज़रूर होता है जो आपकी मदद करता है, लेकिन द अल्टीमेट हीरो जो आपके अंदर ही मौजूद है वो आप ही हैं, जो अपनी ज़िंदगी में चेंज ला सकते हैं। डिप्रेस मत हो, कभी डाउन मत हो, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आज अदनान अंसारी हैं तो इनके भाई ने साथ ज़रूर दिया, लेकिन इन्हीं की जो मेहनत है उन्होंने इनको 4 चांद लगाए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज शो। आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आया होगा। हमें इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं ऑन टीवी, यू कैन फॉलो TV1's इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम और द मॉर्निंग स्टार का इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। हमें अपनी फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो देखने के लिए। कल फिर आपसे सुबह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। खुदा हाफिज़।